नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि त्रिकोणीय हुआ है जाटलैंड। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस पर रहेगी नजर, चर्चा भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बीएसपी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और बीएसपी की इस लिस्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड पर खासतौर पर जिनका दबदबा है, वहां पर अब मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। न सिर्फ अब मुकाबला वहां पर बीजेपी वर्सेस एसपी रह गया है, बल्कि बीएसपी भी दमदार तरीके से अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित मायावती ने पहले किया था, उनमें से 7 उम्मीदवारों के नाम काट दिए हैं और नए चेहरों को मैदान में उतारा है। क्योंकि इससे पहले बीएसपी पर यह बड़ा आरोप लग रहा था कि मायावती पिछले दरवाजे से, बैक गेट से बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या ये एक मुख्य वजह रही है? आज पूरा आपको समीकरण समझाएंगे, विश्लेषण भी करेंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी का जाट कार्ड, दूसरी तरफ उम्मीदवारों पर उलझी है समाजवादी पार्टी, 1 या 2 करके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो तीसरी तरफ बीएसपी ने उम्मीदवार अपने बदल दिए हैं। तमाम मेहमानों का रुख करें उससे पहले मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं मेरे साथ नोएडा से। और राजीव, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो क्या जाटलैंड में राजीव त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है? राजीव, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? थोड़ी देर में राजीव रंजन से हम संपर्क करेंगे और जाटलैंड की जो जमीनी हकीकत है, वहां पर जो सियासी हलचल है, उसको समझाएंगे। और क्या वाकई में बीएसपी की लिस्ट जारी होते ही जिस तरीके से मायावती के बारे में कहा जा रहा था, भले ही मायावती साइलेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, जाटलैंड को जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति धीरे धीरे तैयार हो रही है और जो लिस्ट में दिखाई भी दी है। राजीव रंजन मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या बीएसपी की लिस्ट आते ही जिस तरीके से मायावती ने फेरबदल किया है, तो जाटलैंड की मैं बात कर रही हूं खासतौर पर, क्या वहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है? देखिए विपनेश, देर रात मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 सीटों का जो 12 सीटों के उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है, उससे ये पता चलता है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी जो शांत बैठी थी, मुझे लग रहा है मायावती की ये रणनीति थी कि पहले भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों की लिस्ट देख ली जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। आप देखिए 12 लोगों में 12 जो उम्मीदवार कल रात नाम घोषित हुए हैं, उसमें 4 माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, 4। तो इस हिसाब से 30% और जाट लैंड में जाट उम्मीदवारों को भी। तो जाट, मुस्लिम और दलित गठबंधन जो है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास करके मेरठ में, हापुड़ में, इन जिलों में। दूसरी बात, आपने इमरान मसूद की चर्चा सुनी है और उनके साथ जो कांग्रेस से एक विधायक आए थे, वो दोनों लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने गए थे। सहारनपुर के दोनों कद्दावर नेता है, वो समाजवादी पार्टी में टिकटों की खातिर गए थे और दोनों जगह से टिकट का अनाउंसमेंट हो गया। इमरान मसूद को भी नहीं टिकट मिला, उस कांग्रेस विधायक को नहीं मिला जो उनके साथ समाजवादी पार्टी में गए थे। अब जैसी सूचना मुझे मिल रही है, उनको इमरान मसूद बीएसपी में जा सकते हैं और बीएसपी में जाने की जुगत भिड़ा रहे और शायद बीएसपी उनको टिकट भी दे दे। हालांकि पहले मायावती ने मना किया था, लेकिन अब सहारनपुर में दूसरे चरण का मतदान है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं थोड़ा सा क्षेत्रीय स्तर पर बताने की कोशिश करूं तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे शामली की थाना भवन सीट है, वहाँ पर 1 लाख माइनॉरिटी वोट्स हैं। वहीं से सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं, पिछली बार भी सुरेश राणा वहाँ एक तरह से समझिए 40% मुस्लिम मतदाता हैं और वहाँ से सुरेंद्र राणा 2 बार चुनाव सुरेश राणा इसलिए जीत गए थे कि हर बार माइनॉरिटी के वोट्स, माइनॉरिटी के 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स होते थे। इस बार भी थाना भवन से मायावती ने अशरफ अली को, सपा आरएलडी ने वहाँ टिकट दिया है, वो कद्दावर नेता है और कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत रोचक होगा। लेकिन मायावती ने ऐन वक्त तक इंतजार किया और जैसे ही अशरफ अली का नाम वहाँ से डिक्लेयर हुआ, वहीं से उन्होंने माइनॉरिटी कैंडिडेट दे दिया। तो इसी तरह से अगर आप देखें अवतार सिंह भड़ाना, जो कि
भारतीय जनता पार्टी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक थे, उन्होंने जैसे ही आरएलडी का दामन थमा है, उनके भाई करतार सिंह भड़ाना जो कि खतौली से विधायक रह चुके हैं, आरएलडी में रहे थे, उन्होंने कल ही पाला बदला और उनको बीएसपी का टिकट खतौली से दे दिया गया। वो विधायक रह चुके हैं और उनको वहां से दे दिया गया। इसी तरह हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर सीट है एक, वहां से मदन चौहान समाजवादी पार्टी से के बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं और वहां के इलाके के लोग ये मान रहे थे कि मदन चौहान ही इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ से आएंगे, लेकिन उनका टिकट नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने कल ही बीएसपी शाम को ज्वाइन की है और कल ही गढ़ मुक्तेश्वर सीट से मदन चौहान को उम्मीदवार बना दिया गया। तो एक मजबूत कैंडिडेट है, 2 बार के विधायक है। अगर आप गढ़ मुक्तेश्वर जाएं तो आपको उनकी ताकत का अंदाजा लगेगा। तो इस तरीके के जो टिकटों के, मेरठ शहर से माइनॉरिटी को टिकट दे दिया, मेरठ शहर में माइनॉरिटी का 50% मुझे लगता है कि वोट है। तो इस तरीके से जो वो पहले कह रही थी कि वो 60 सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, और पहले भी उन्होंने जाट मुस्लिम दलित गठबंधन को आजमाया था और बीएसपी एक समय बहुत ताकतवर पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी। दलित मतदाताओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है और 403 विधानसभा सीटों पर जब उन्होंने हाथी चुनाव चिन्ह के साथ उतरने का फैसला किया है तो उनके हल्के हम बहुत बार चर्चा कर चुके थे विपनेश की बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरे शोरगुल में, 2 तरफा शोरगुल में मायावती शांत बैठी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी था और यकीन भी था कि सपा, आरएलडी गठबंधन या बीजेपी से भी टिकट पाने वाले जो कद्दावर नेता हैं, जब उनको निराशा हाथ लगेगी तो कुछ मजबूत कैंडिडेट्स पर वो दांव लगाएंगी। करतार सिंह भड़ाना के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो एक प्रभावशाली आदमी है। जब वो चुनाव में उतरेंगे तो वो चुनाव जीते हारे अलग बात है, लेकिन हल्के में नहीं लेते और उस चुनाव को चर्चा में ले आ देते हैं। मदन चौहान जो समाजवादी पार्टी से, मैं उम्मीदवारों का नाम लेकर के कह रहा हूं, अगर इमरान मसूद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इमरान मसूद की किस तरह की फैन फॉलोइंग है और किस तरह का जनसमर्थन उनके पास है। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उनके साथ लोगों का एक हुजूम सा चलता है। अगर इमरान मसूद बसपा में आते तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और मजेदार बात यह है कि जाट मुस्लिम गठबंधन के साथ अगर दलित वोट जुड़ता है तो मायावती बहुत मजबूत हो जाती हैं, और यही जाट मुस्लिम गठबंधन रालोद, जयंत चौधरी और अखिलेश के लिए सबसे जो मजबूत बात है। तो इसमें मायावती के टिकटों के बंटवारे के बाद अब स्थिति साफ हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संघर्ष जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ेगा और मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा का चुनाव, देखिए 2017 की बात दूसरी थी, 2022 में एक तो वो जो सिटिंग विधायक हैं उनकी बात भी है और सरकार की भी बात है, और दूसरी तरफ से किसान आंदोलन है, और तीसरी बात यह है कि विधानसभा के चुनाव बहुत कुछ कैंडिडेट्स के आधार पर लड़े जाते हैं। दमदार अगर उम्मीदवार हो तो जरूर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना देता है। नतीजा आने के बाद पता चलता है कि उसकी वजह से कौन जीता, कौन हारा, या वो खुद जीत गया। बिल्कुल राजीव, इस बात की आपने बहुत पहले जानकारी दे दी थी शो में कि मायावती जो भले ही बैठी हैं लेकिन एक बड़ा प्लान उनकी तरफ से तैयार हो रहा है और लिस्ट में दिखाई दिया है जो दोनों पार्टियों के लिए झारखंड में मुश्किल खड़ी कर रहा है। मैं आ रही हूं राजीव आपके पास। कुमार गौरव दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुमार गौरव, आज तस्वीर साफ हो जाएगी क्या सहयोगियों के साथ जो उलझी बीजेपी है कि कितनी सीट दें कितनी नहीं दें, और बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम क्या सामने आ जाएंगे आज? देखिए, बिल्कुल जहां तक गठबंधन का सवाल है, कल एक मंच पर बैठकर गठबंधन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जो उम्मीद थी कि सीटों का बंटवारा, कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, उस पर से पर्दा हटेगा, वो उस पर अभी भी पर्दा लगा हुआ है। क्योंकि जो खबर है कि अभी भी सीटों का गणित उलझा हुआ है। लेकिन मुख्य तौर पे अपना दल की अगर बात करें तो 15 सीटें उनको मिलनी है और लगभग उनके सीटों पे सहमति बन गई है। लेकिन जो सबसे पहले कहा जा रहा था कि संजय निषाद का मामला सेट हो गया है, सब हो गया है, ऐसा नहीं। संजय निषाद के केस में ही मामला उलझा हुआ है और उनको अभी तक जो 12 सीटें दी जानी है उसकी पहचान की गई है, लेकिन कौन कौन सी सीटें होंगी उसमें कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। इसलिए गठबंधन दल और भाजपा सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि 403 सीटों के लिए गठबंधन हुआ है और सभी पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, पेंच है, इसीलिए अभी ऐलान नहीं हुआ है। जहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवारों का सवाल है, कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा 4 राज्यों के लिए सीईसी की बैठक हुई और सीईसी ने लगभग उत्तर प्रदेश के तीसरे, चौथे और 5वें चरण के लिए और बाकी राज्यों के लिए थोड़ी बहुत सीटें छोड़कर सब पे अपनी मुहर लगा दी है। और संभावना है कि आज 2 बजे के बाद
खासकर मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीटों का ऐलान हो जाए। कल ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उनको टिकट नहीं मिल रहा था और उन्होंने एक राजनीति में होता है कि इज्जत बचाई जाती है खुद से, तो उनका टिकट कट रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन मुख्य तौर पर गठबंधन का जो गणित है वो अभी भी उलझा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, परसेप्शन में पीछे ना रहें इसके लिए जेपी नड्डा स्वयं आए, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद बैठे मंच पे धर्मेंद्र प्रधान के साथ और उन्होंने ऐलान किया उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बांधे, गठबंधन कितना मजबूत है इस पर इन सभी नेताओं ने बात की, ताकि परसेप्शन ये ना जाए कि हमारे सीटों का आंकड़ा अभी भी उलझा हुआ है। परसेप्शन को ठीक करने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सीट उलझी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 के आसपास अपना दल को मिलना है, उसके अलावा जो मिलेगा उस पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, यानी नाम पे उनके होगा वो टिकट, लेकिन लड़ेंगे उस पर बीजेपी के उम्मीदवार। संजय निषाद की पार्टी के साथ भी वही हाल है, 12 सीटें उनकी तय है, आगे और जो मिलेगा उस पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो अभी इस पे मामला थोड़ा फंसा है, लेकिन हाँ, जहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवारों का सवाल है, आज उम्मीद कर सकते हैं कि 2 बजे के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ज़्यादातर सीटों का ऐलान हो जाएगा। तीसरे, चौथे और 5वें फेज उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है कुमार गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके थ्रू जानेंगे उम्मीदवारों के बाकी बचे कैंडिडेट के नाम। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ब्रेकिंग विद एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास में आऊंगी, एक बार लखनऊ की हलचल का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी वहां से अपडेट कर रहे हैं जल्दी से। अशोक तिवारी, आज लखनऊ में बड़ी हलचल होने वाली है, कांग्रेस को एक झटका लगेगा, पोस्टर गर्ल नाराज हो गई हैं क्या, उनसे वजह क्या रही है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और दूसरा और क्या खास होने वाला है, और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों एक एक दो कैंडिडेट के नाम बताए जा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं, कोई उलझन है क्या? देखिए, सबसे पहले तो पोस्टर गर्ल की चर्चा कर लेता हूं कि कांग्रेस ने जब अपना एक पोस्टर जारी किया था तो उसमें लखनऊ की एक महिला का पोस्टर उसमें लगाया गया था, उनकी फोटो लगाई गई थी, लेकिन जब टिकट का वितरण हुआ तो उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनका इस्तेमाल किया गया पोस्टर पर, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया। इसका उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी ट्वीट किया था और तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है, दोपहर 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो यूपी बीजेपी के नेताओं के समक्ष बीजेपी को ज्वाइन करेंगी। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश में जो वर्चुअल प्रचार या वर्चुअल चुनावी अभियान की बात कही जाती है, उसके मद्देनजर आज बहुत बड़ी संख्या में एलईडी वैन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बीजेपी की तरफ से रवाना की जाएगी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो वर्चुअल प्रचार की दिशा में, वर्चुअल कैंपेन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि अगर जनसभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, पदयात्राएं नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे, तो कम से कम वर्चुअली पार्टी की जो नीतियां हैं उसके माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे जनपदों में फैलाया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात जो आपने उठाई, समाजवादी पार्टी की तरफ से जब गठबंधन की पहली सूची जारी की गई थी, यानी कि सपा और रालोद की गठबंधन की सूची, तो उसमें ज्यादातर सीटें रालोद के खाते में दी गई थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है। उस दौरान बहुत कम सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन आप देखिए कि बीते करीब तकरीबन 5 दिनों में चाहे वो गठबंधन के रालोद के प्रत्याशी हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये नाराजगी यहीं से मैं वापस आऊंगी अशोक तिवारी, आपके पास आगे इंफॉर्मेशन लूंगी। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, तो मुश्किल हो गई, पहले आपको लग रहा था कि जाटलैंड में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुकाबला आपका समाजवादी पार्टी से है, लेकिन अब बीएसपी का भी सामना करना होगा आपको। देखिए विमलेश जी, मैं इस बात को पहले भी दोहराता रहा हूँ, आज एक बात दोहराऊंगा, ये मुकाबला सपा बसपा को आपस में करना है। कि कौन इन दोनों में से भारतीय जनता पार्टी के सामने है, मुकाबले के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी से आश्वस्त है, क्योंकि गन्ना किसानों का जितना मूल्य भुगतान हमने किया है, ये जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इस बात से आज आह्लादित है कि अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का या मायावती सरकार के कार्यकाल का जो गन्ना मूल्य बकाया था वो भुगतान करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। दोनों सरकारों ने, सपा सरकार का 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान देख लिया जाए या बसपा सरकार का 45,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान देख लिया जाए, दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो भी उससे ज्यादा 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक कर चुकी है। मैं मानता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी मुद्दा होगा। दूसरा प्रभावी मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है कानून व्यवस्था का। किस तरह से लोगों के जानवर तक सुरक्षित नहीं होते थे, लोगों के कृषि के संयंत्र सुरक्षित नहीं होते थे, किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, घरों से बेटियों का स्कूल तक निकल करके जाना मुश्किल हुआ करता था, किस प्रकार से सौदे किस्म के लोग, रोमियो किस्म के लोग लड़कियों को छेड़ा करते थे और मुजफ्फरनगर
कोई भूला नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके हमने इन पौधों को कंट्रोल करने का काम किया। आज बच्चियां बेखौफ होकर के स्कूल जा सकती हैं। आज हमने सुरक्षा का एहसास दिया है। वो लोग जिनकी वजह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। माफिया तंत्र पर जो हमने चोट करने का काम किया है, मुकीम काला जैसे खूंखार अपराधियों के आतंक से निजात दिलाने का जो हमने काम किया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चला है, ये आज जनता के जनमन को छू रहा है। और हम इसके आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी। पिछले परिणाम से ज्यादा बेहतर परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, एआईएमआईएम और तमाम सारे जो इनके सहयोगी दल हैं, ये सब मिलकर के आपस में लूरा कुश्ती करेंगे, सिर्फ फुटबॉल करेंगे कि कौन इनके भीतर से विपक्ष नंबर 1 होगा, कौन इनमें से कुछ सीटें जीत करके अपनी इज्जत बचाएगा, अपना अस्तित्व बचा पाएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, जल्दी से जवाब लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी फिर आती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, इतने फूंक के कदम जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्यों रख रही है? क्या कोई दिक्कत है या कोई चुनौती बड़ी मिल गई है अब? देखिए विपनेश जी, हमारे नेता जो हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कादर डिबेट में, कि वो इंजीनियर है, वो सोशल इंजीनियरिंग में माहिर है। जिस तरह वो लोगों को कंपाइल कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को पूरी तरह से संतुष्ट बनाए रखे हैं। आप देखिए बीजेपी की बात है, भी देखिए मैं आपके पत्रकार महोदय गौरव जी कह रहे थे, बात नहीं है, अब मायावती की भी बात है, बीएसपी की भी बात है। अरे विपनेश जी सुनिए ना, अभी देखिए कैसे उलझन है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनको कितना सम्मान के साथ हम उनकी बात को सुन रहे हैं। और हमारी सारी सीटों का बंटवारा हो चुका है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। हम पूरी तरह से चुनाव में पूरी तरह से जा चुके हैं और चुनाव हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है कि हम किस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी राकेश जी कह रहे थे उपलब्धियों को लेकर के ये जाएंगे, यही तो अफसोस है। 5 साल में इनके पास उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। आज ये उपलब्धि को लेकर नहीं जा रहे हैं। आप खुद देख रही हैं कि लगातार इनके जो बड़े नेता है वो किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लायक कुछ नहीं है। ये महिलाओं की छेड़छाड़ की बात कर रहे थे। अरे भाई, जो महिला सीएम दफ्तर में, आप समझिए सचिवालय में सुरक्षित ना हो, वहां उसके साथ छेड़छाड़ हो जाता हो, अब इसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, सीएम दफ्तर में वहां पे छेड़छाड़ युवती के साथ हो रहा है। तो कहने का मकसद यह कि आज महिलाएं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इनकी अपनी एक बड़ी नेता बेबी रानी मौर्य क्या स्टेटमेंट दे रही है महिलाओं के बारे में कि शाम को 5 बजे के बाद महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, वो निकला ना करे। तो ये वो लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के आप किसी भी स्तर पे ले लीजिए। अब डॉक्टर अजीज खान, अब अगर आप ऐसे स्टेटमेंट गिनाएंगे तो आपकी पार्टी की तरफ से, बल्कि आपके मुखिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, तो इसको मत छेड़िए। कोई भी नेता छूता नहीं है। नहीं, देखिए छेड़ने का इशू नहीं है। उन्होंने चूंकि बात रखी इसलिए मुझे बात रखना पड़ा, क्योंकि आज बीजेपी बैकफुट पर है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुद्दा कौन सा उठाए, क्योंकि उसको मुद्दा ही नहीं पता चल पा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि इनके पास बताने के लायक आज उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें सामना कैसे करेंगे? मायावती आ गई हैं, पहले आप उनको बहुत कमजोरी से ले रहे थे, साइलेंट के तौर पर ले रहे थे, लेकिन उनकी लिस्ट देखिए, जो उनका डेडली कॉम्बिनेशन रहा है जाट मुस्लिम दलित का, एक बार फिर से उसको समेटने की वो कोशिश कर रही हैं। जाटलैंड में कैसे मुकाबला करेंगे? अब सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीएसपी भी है साथ में। बहन जी तो पूरा जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर, जो बीजेपी डायरेक्ट कर रही, जो निर्देशित कर रही है, उस पे काम चल रहा है। और वो जनता भी देख रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी के टिकट को देख रही कि समाजवादी पार्टी किस टिकट को घोषित कर रही है, उसके मुताबिक वो टिकट घोषित कर रही है। यानी बीजेपी कैसे कैसे इशारा कर रही है बहन जी को। मैं एक बात बता दूं, मैं जरा इस पर 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर अजीज खान, ये काफी टाइम से ये बात उठ रही है। राजीव, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अशोक तिवारी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ एक खबर के साथ। राजीव, ये बार बार क्यों सवाल उठ रहा है कि बहन जी बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, और आखिर में यह हो रहा है कि चाहे कितनी भी रणनीति बनाएं, कितने भी मैदान में कैंडिडेट उतारें, लेकिन आखिरकार बैक गेट से बीजेपी को सपोर्ट बीएसपी कर रही है। ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है?
देखिए विपनेश, ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी कांग्रेस ये लोग कह सकते हैं और चुनाव है तो ये कह सकते हैं और कहा जा सकता है, लेकिन मूल बात ये है कि जब भी आप किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन देखते हैं तो हाल का चुनाव देखते हैं, सबसे नज़दीक का चुनाव देखते हैं। अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं, अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं, 3 साल होने को है। तो अभी 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें तो यही समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करके आई थी और उस समय सब बस बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का दोनों दावा कर रहे थे, दोनों साथ साथ एक मंच पर थे। जब और उस चुनाव के नतीजे भी देखे जाएं तो समाजवादी पार्टी से 5 सीटें ज्यादा यानी दूनी 5 सीटें सपा को मिली, 10 सीटें बीएसपी को मिली। वोट परसेंटेज भी आप उठा के देख लीजिए। तो इस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसको नजरअंदाज करना, मायावती बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कि 4 बार मुख्यमंत्री वो अकेले रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये कहना कि उनकी पार्टी किसी पार्टी की बी टीम है, हाँ, उनका इतिहास अगर पुराना देखा जाए तो उन्होंने बीएसपी ने बीजेपी के साथ समझौता कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने भी उसके ने गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनाई है और समाजवादी पार्टी ने उसके बाद भी अभी 2.5 साल पहले 3 साल पहले उनके साथ गठबंधन किया। बीएसपी को बी टीम कह करके देखिए, कुल मिलाकर के जब आप कहते हैं कि वोटों का बंटवारा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वोटों का बंटवारा जब कहा जाता है तो सिर्फ माइनॉरिटी वोट के लिए ये बात कही जाती है कि वोटों का बंटवारा कौन कर रहा है, यानी माइनॉरिटी वोट बंट रहे हैं कि एक मुश्त जा रहे हैं। बाकी किसी के वोट के बारे में ऐसी बात मुझे लगता है कि नहीं कही जाती है, बाकी वोट सब लोग सोचते हैं कि इंटैक्ट हैं। तो ये बीएसपी का हमेशा से रहा है। उन्होंने अपने समय में, अब 2007 में उन्होंने दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ किया था भाईचारा सम्मेलन करके। अब इस बार मायावती ऐलानिया तौर पे उन्होंने कहा था कि हम जाट मुस्लिम और दलित गठजोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। बात यह है कि नतीजे आने के बाद जब आप समीक्षा करते हैं, देखिए अगर आप पीछे की सीटें देखेंगे 2017 की तो 47 सीटें ऐसी थीं जिसमें कि 5000 से कम वोटों से जीत मिली थी उम्मीदवारों को। उसमें 24 या 25 सीटें ऐसी थीं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं और वो 5000 से कम वोट से उनके विधायक जीते थे। तो ये सब अगर आप माइन्यूटली जाएंगे तो फिर आपको देखना पड़ता है कि वोटों का बंटवारा हुआ तो किस कैंडिडेट को मिला, तो वो किस पार्टी का था, उस लड़ाई में किसको डैमेज किया, इसके हिसाब से आप अपने नतीजे निकालते हैं। तो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को ये लग सकता है कि जिस तरह के उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में मायावती ने दिए और जिस तरह के उम्मीदवार दूसरे चरण में दे रहे हैं, ये उनके ही खाते के लोगों को, उनके ही लोगों के जो गठजोड़ है उस पर शायद वार कर रहा हो, शायद उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही हो। बीजेपी की तरफ शायद बीजेपी का जो वोट है उसमें इनके उम्मीदवार या इनकी पार्टी उस तरह की सेंधमारी नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुद दलित वोटों में सेंधमारी के लिए लगी हुई है, वो बीएसपी का कोर वोट बैंक है। तो ये तो खेल है, अपनी अपनी चाल चली जाएगी, जिसका पत्ता चल गया चल गया। मैंने तो आज सुबह ही, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसको आगे चल के लोग समझ पाएंगे। अगर आज नहीं समझ पा रहे हैं कि मायावती ने यह दूसरी सीट जो दी है उससे क्या होगा, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा से शुरू होकर अगर सहारनपुर तक आप देखते हैं, सहारनपुर के सबसे कद्दावर नेता में से इमरान मसूद का नाम आता है और इसके बाद जो मुजफ्फरनगर है, अगर वहां आप आएंगे, वो पूरा जाट बेल्ट है और वहां बीएसपी बहुत अच्छी सीटें जीत चुकी है। वहां की जो खतौली सीट है वो इंपॉर्टेंट सीट है। वहां पर मायावती ने क्या किया, करतार सिंह भड़ाना को उतार दिया, जो बहुत पैसे वाले भी हैं, ताकतवर भी हैं और पिछले एक बार विधायक भी रहे। आप मेरठ आ जाइए, मेरठ में उन्होंने दमदार कैंडिडेट दे दिए। हापुड़ आ जाइए, हापुड़ में उनका, हापुड़ सदर सीट से उनका बहुत दमदार कैंडिडेट है और इसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर में मैंने मदन चौहान का नाम आपको बताया ही। तो ये उन्होंने इस तरीके से टिकटों का, मैंने आपको शामली, ये जिले वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इधर जिले क्या है, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़। तो ये जो 6 जिलों में पहले चरण का मतदान होना है, उसकी लड़ाई निश्चित तौर पर बीएसपी ने बहुत निर्णायक, बहुत मजेदार, बहुत दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दी है। फायदा नुकसान किसको होगा, ये बात बीजेपी की बी टीम सपा कह सकती है और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनको दोनों को, सपा बसपा को एक ही तराजू में तौले। हमारा काम है जो हम देख रहे हैं वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा।
आती हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी नेता। सतीश जी, मैंने सवाल डॉक्टर अजीज खान से त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर पूछा था आपकी लिस्ट आने के बाद जाटलैंड में, लेकिन वो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है। नहीं, खान साहब का हम सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से बीजेपी की बी टीम को हम ही तो है ना, जब भी तो हमने जिन्ना के पे चर्चा कराई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना पे चर्चा हमने कराई है ना, तालिबान को हमने डिफाइन किया है ना, कोरोना के ऊपर सवाल हमने उठाया है ना, कल अपर्णा बिष्ट जी का जो राजनीतिक तलाक हुआ है वो हमारे कहने पे हुआ है ना। देखिए, मुलायम सिंह जी की राजनीति को अगर जहां तक समझते हैं, ये वो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी अगली राजनीतिक गोटी क्या होगी, वो भविष्य की राजनीति करते हैं। जब ये नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के तमाम लीडर्स ने आशीर्वाद देने से मना कर दिया, तब मुलायम सिंह जी आगे निकल करके आए और उन्होंने बाकायदा उनको प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। आज अपर्णा बिष्ट जी अगर सपा छोड़ करके बीजेपी में जा रही हैं, तो इसके पीछे हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए कि कल कहीं ना कहीं मेरा परिवार सुरक्षित रह सके, कहीं मैं बीजेपी के समीप अगर परिवार का एक सदस्य जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप कैंडिडेट की बात करते हैं तो विप्लेश जी, मैं इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूं, राजीव रंजन जी ने जो बात कही है ये सच है। पिछली जो बीजेपी की राजनीतिक सुनामी थी उसमें भी हमने कैंडिडेट हमारे कम जीते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्हीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से 30 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पे रही। और जो हारने और जीतने का जो आंकड़ा है वो 4000, 5000, 3000, 2-2000, 250 वोट तक का भी हार का मामला रहा। और यही पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पिछली बार अगर आप लोकसभा के चुनाव को देखेंगे तो मेरठ के अंदर 7 विधानसभाएं आती हैं, 5 की 5 विधानसभाएं बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में ज्यादा मत पाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 2800 वोट से कहीं ना कहीं हार जीत का अंतर है। तो ये कह देना कहीं ना कहीं, देखिए अजीत शाह जी क्या करते हैं, इनकी पार्टी क्या करती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भारतीय राजनीति में आपको खुल करके अपनी बात करनी चाहिए। और ये बात मान लीजिए, ये बीजेपी का पॉलिटिकल ट्रैप था जिसमें सपा फंस चुकी। कहीं ना कहीं आपने एक धर्म विशेष के लोगों को अलग थलग किया, और दुर्भाग्य यह है कि पहले कांग्रेस ने इसी धर्म विशेष के लोगों को जानबूझ करके भारत की राजनीति से अलग किया। वरना आप मुझे बताइए कि जब ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद मुस्लिम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा था, उसके बाद वो घटते धीमे धीमे कम होता चला गया। आज उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके मुस्लिम को, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उससे कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है। अरे भाई, आपको अगर मैं दलित हूं, मेरी हिस्सेदारी की लड़ाई है, अगर ब्राह्मण है उसको भी हिस्सेदारी चाहिए, ठाकुर है उसको भी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं चाहिए, उसको कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, वो लोगों की सरकार बनाता रहे। अरे उसको भी तो विधायक बनाने हैं ना। अगर सरकार बनती है या नहीं बनती है, किसकी सरकार बनती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन आज जो तय हो रहा है वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो उम्मीदवार है, अपना जो विधायक है उसको तय करेंगे। अगर लोकल विधायक तैयार होगा, सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो यही विधायक है जिनके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चलिए, ओके, मैं आती हूं, जल्दी से दोनों से जवाब लूंगी, डॉक्टर अजीज खान और राकेश त्रिपाठी जी से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, उसका जल्दी से मैं रुक कर लेती हूं। रामपुर की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नवाब हमजा हो सकते हैं उम्मीदवार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी गठबंधन बना सकता है नवाब हमजा को उम्मीदवार, और रामपुर के नवाब काजिम के बेटे हैं नवाब साहब, और आजम खान के राजनीतिक विरोधी भी माने जा रहे हैं काजिम अली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अशोक तिवारी, ये तो और ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला आजमगढ़ में, रामपुर में। देखिए, दरअसल जी बिल्कुल, देखिए दरअसल रामपुर में आजम खान के सबसे ज्यादा धुर विरोधी अगर कोई माने जाते हैं तो नवाब काजिम अली माने जाते हैं। शुरुआती दौर से आजम खान के खिलाफ तमाम सारे शिकायती पत्र, उनके खिलाफ जांच कराने के लिए आंदोलन चलाना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तमाम सारी चीजें नवाब काजिम अली की तरफ से अब रामपुर में देखने को मिली है। अब खबर यह आ रही है कि जो गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, वो उनके बेटे हमजा को, यानी कि नवाब हमजा को उम्मीदवार के तौर पर रामपुर में जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है
कि बीजेपी के जो यूपी का जो नेतृत्व है उससे उनकी बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही उस टिकट की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो देखिए कि हर जनपद में, चूंकि रामपुर में आजम खान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके बेटे ने अभी जब जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले कहा कि ये लड़ाई जो है वो एक सियासत को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि एक तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई है, सभी को एकजुट होना होगा। कल भी रामपुर उन्होंने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये कहा कि सबको एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना होगा, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अब जो नवाब हमजा हैं उनको बीजेपी गठबंधन के तहत आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अगर उनको अधिकृत तौर पर उनका गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाता है तो वहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि आजम खान इन दिनों जेल में है, तमाम सारे मुकदमे उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों अब्दुल्ला आजम की रिहाई सीतापुर की जेल से की गई, अब फिलहाल वो बाहर है और बाहर आते ही उन्होंने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। अखिलेश यादव उस दिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अब्दुल्ला आजम को उन्होंने अपने बगल की सीट दी। तो एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि आजम खान अगर जेल में भी होंगे तब भी उनको समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, उनके बेटे को भी उम्मीदवार बनाएगी। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई अभी रामपुर में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी अगर जो नवाब हमजा है उनको बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाता है और ये तकरीबन तय भी माना जा रहा है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विपनेश, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो लोग नवाब हमजा की उम्मीदवारी को मैं थोड़ा रामपुर के राजनीति के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि पूरी रामपुर की पहचान रामपुर के नवाबों से थी जब तक आजम खान राजनीति में नहीं आए थे और राजनीति में आते ही आजम खान ने रामपुर के नवाबी खानदान के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया, जो लड़ाई शुरू की, वो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है कि रामपुर के नवाब पहले विदेशी जीप में हाथ हिलाते विधायक और एमपी बना करते थे, हमने उनको बीड़ी बनाने वालों के पास बैठा दिया। तो वो रामपुर की सीट जो है, रामपुर में जो कुछ भी है वो दो तरफा है, एक तरफ नवाब है और दूसरी तरफ आजम खान है। और रामपुर में अगर कोई टक्कर दे सकता है आजम खान को सियासी तौर पर तो वो नवाब के खानदान के लोग ही हैं। उनके परिवार के लोग बहुत लंबे समय तक रामपुर के सांसद रहे, रामपुर के विधायक रहे। आजम खान ने उस तिलिस्म को तोड़ा, 9 बार के वो विधायक रामपुर से हैं, लगातार वो हराते रहे। यहाँ तक कि बेगम नूर बानो को हराने के लिए आजम खान ने जब जयाप्रदा वहाँ गई थी रामपुर तो बेगम नूर बानो को हराने के लिए जयाप्रदा को लेकर के गए थे तो उससे फिर वहाँ उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जितवा दिया था। तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है और अशोक ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही दिलचस्प लड़ाई रामपुर की होने वाली है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं, रामपुर की लड़ाई अब बड़ी और दिलचस्प होने जा रही है। मैं आ रही हूं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगी और कुमार गौरव फिर आपके पास आती हूं। तो डॉक्टर अजीज खान, लड़ाई को और दिलचस्प कर दिया, सबसे पहले रिएक्शन रामपुर पर मैं ही चाहती हूँ। देखिए, रामपुर की जो इशू है, रामपुर का जो इशू है वो एक तरफा लड़ाई है। वहां ऐसा कुछ नहीं कि ये लड़ाई नवाब खानदान से और माननीय आजम खान साहब से कोई नहीं है, पहले भी है और पहले भी आजम खान साहब ने वहां पे फतेह हासिल किया है। ऐसा ये कोई नई लड़ाई नहीं है। मैं एक बात बता दूं, कुछ भी स्थिति पैदा हो जाए, कुछ भी हालात पैदा हो, लेकिन एक बात आप जानिएगा, जो आजम खान के ऊपर जो जिस तरीके से जुल्म और जासूसी हुआ है, वहां की जनता ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि बीजेपी ने एक राजनीतिक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उनको इस मुद्दे ला करके इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगाए हैं, 115 से 16 मुकदमा उनके ऊपर, तमाम झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं, वो वही खाली रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश गया है कि बीजेपी जो है वो अत्याचारी है और इसने खासतौर से आजम खान साहब के ऊपर एक बड़ा अत्याचार किया है। क्योंकि आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का मंदिर बनाया। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा लोगों के पास मिले, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आजम खान के खानदान के लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी समुदाय के लोग पढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने शिक्षा पर कोई भी काम नहीं किया। बताए ना कि कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया 5 साल में नहीं बनाया, शिक्षा पर क्या काम किया, नहीं काम किया। चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया और जिस शख्स ने काम किया उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया। तो ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते लोग पढ़ लिख करके नौकरी मांगे और हमें नौकरी देना पड़े और लोग जागरूक हो जाए। ताकि लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनके जो चाल है, इनकी जो कारनामे हैं, वो कारनामे लोगों तक पता चलेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी साजिश उनके साथ की गई। राकेश जी, अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी, कोर्ट के आदेश से चली गई थी, कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी, क्योंकि अब्दुल्ला आजम ऐसे एक शख्स है
जिन्होंने 2 बार जन्म लिया है, उनकी 2 जन्म तिथियां हैं, 2 पासपोर्ट है, 2 पैन कार्ड है, हर डॉक्यूमेंट उनके पास 2 है, दोहरी तरह की शख्सियत की जिंदगी जीते हैं। यही आजम खान के इसी प्रकार के आरोप है। आजम खान की स्केल को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े वकील, महंगे महंगे वकील लगा दिए, लेकिन अब तक जमानत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत हो पाई है? क्योंकि कारण साफ है। आज ये जिस अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं ना, वो अली जौहर यूनिवर्सिटी बाप दादाओं की मिल्कियत पर नहीं बनाई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना रहे थे। दलितों की, मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करके बना रहे थे। और कितना आतंक था, कलेक्टर से जूता साफ करवाने की खुलेआम धमकी दिया करते थे आजम खान। आजम खान का किस प्रकार का आतंक था, मुजफ्फरनगर के लोग भी जानते हैं कि सचिन और गौरव की अपनी बहन की आबरू बचाते समय किस प्रकार से उनको शहादत देनी पड़ी, और पूरा मुजफ्फरनगर शामली किस प्रकार से जलता रहा, महीनों तक कर्फ्यू लगाने की स्थिति बनी रही। इसमें मोहम्मद आजम खान का क्या रोल था, ये उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए आजम खान की वकालत आप करिए, आप आजम खान के नाम पर चुनाव लड़िए। हम चाहते हैं, आजम खान तो मॉडल है ना आपके समाजवादी पार्टी के विकास का। देखिए, अभी सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय किया है। ये अन्याय सपा बसपा कांग्रेस से मिलकर के किया है। मुसलमानों का पढ़ा लिखा कोई नेता विकसित नहीं किया। नेताओं के नाम पर मुसलमानों में इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क को विकसित किया, एसटी हसन को विकसित किया, आजम खान को विकसित किया, मुख्तार अंसारी को विकसित किया, अतीक अहमद को विकसित किया, रिजवान जहीर को विकसित करने का काम किया, इमरान मसूद को विकसित करने का काम किया, तौकीर रजा को विकसित करने का काम किया। ये सारे वो नेता हैं जिन पर हिस्ट्री सीट है, जिन पर गैंगस्टर के मामले हैं, जिन पर दंगा भड़काने के मामले हैं, जिन पर भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले हैं। इस प्रकार के नाहिद हसन जैसे लोगों को आप मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने की कोशिश करते हैं, आप उनको मुसलमानों का नेता घोषित करने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के प्रति अपमान है, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसका खामियाजा अब नहीं भुगतने वाले हैं। अब वो इसका आपको खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक पहचान खराब करने की कोशिश की है कि जो अपराधी है, जो दबंग है, जो भड़काऊ बयानबाजी करता है, जो कम पढ़ा लिखा होगा, वही मुसलमानों का रहनुमा होगा, वही मुसलमानों का नेता होगा। राकेश जी, 80-20 करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने तो उस 20% की आबादी को नकार ही दिया है। आप खुद कह रहे हैं कि 20% के लिए हम कुछ भी कर लें, वो हमेशा हमसे नाराज ही रहेंगे। आप तो उन्हीं की बात कर रहे थे ना, आपने तो पूरी तरीके से उनको नकार ही दिया है। मैं विपनेश जी, मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 20% को हमने हिंदू और मुसलमान में बांट करके नहीं कहा था। वो अच्छी शक्तियों और बुरी शक्तियों के रूप में कहा था। सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले उन लोगों में कहा था। वो 20% वो लोग हैं जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अभी भी तुष्टीकरण करते हुए उत्तर प्रदेश में कैसे क्राइम का बोलबाला रहे, कैसे करप्शन का बोलबाला रहे, इसके लिए जो प्रयास करते हैं, उन 20% की हमने बात की थी जो सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी के समर्थक हैं। बाकी 80% भारतीय जनता पार्टी के आज समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक है। सतीश प्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ, आती हूँ राकेश जी। सतीश जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि सभा कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ट्रैक में फंस गई है समाजवादी पार्टी बीजेपी की, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, राकेश त्रिपाठी जी किस तरीके से जो है रामपुर जो है उनको, आजम खान जी को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि आजम खान जी के बेटे को कहीं ना कहीं जमानत मिली है। अगले 1-2 दिन में विमलेश जी, मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे जैसे बीजेपी हार की तरफ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अभी आजम खान जी भी 1-2 दिन में कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने वाले हैं, जमानत उनको मिलने वाली है। क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी को मालूम है कि वो आतो ही बादशाह कहेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव का पोलराइजेशन होगा। देखिए, मैं आजम खान जी के खिलाफ, जो भी वो सपा के लीडर हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीतिक दुश्मनागी की, उनके ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगाए। और राकेश त्रिपाठी जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, राजनीति हमेशा परमानेंट नहीं होती, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए नेताओं को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उसके ऊपर ऐसे मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं उसका विरोध करूंगा। दूसरी बात, बस आप विमलेश जी, 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, और मिनिमम जो अगर किसी भी, सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं ना सर, आप ही की बात बता रहा हूं। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। हर विधानसभा के ऊपर मिनिमम 45,000 और मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर दलित वोट विद्यमान है। कोई भी उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी का होगा, वो 0 से शुरुआत नहीं करेगा।
मिनिमम 45,000 से और मैक्सिमम 1 लाख अरे से। किस दल से हर विधान भाई? देखिए, सुनिए, अरे भाई सुनिए, सुनिए। दलित आपका अरे वोट बैंक नहीं है भैया, आप उसके बैंक खाते खुल गए। सुनिए, अरे वो पानी ये निकल भ्रम चुका। फैलाइए, अब ये उत्तर प्रदेश की जनता आपके धार्मिक ट्रैप में नहीं दलितों फंसेगी। को आवाज अब भारतीय तो जनता पार्टी की शिक्षा, सरकार ने स्वास्थ्य, दिया, रोजगार, दलितों को मेडिकल सुरक्षा का व्यवस्था, एहसास भारतीय अच्छा, जनता पार्टी की सतीश जी, सरकार आपने ने मेरे दिया। सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल ट्रैक में फंस गई है बीजेपी, तो सवाल के जवाब से आप बच गए। चलिए, वक्त की कमी है। कुमार गौरव, मैं आपके पास अभी नहीं आ पा रही हूं, बाद में आऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।